सही दिखे निजाम जी बिल का नर्सिंग जी। नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड यानी रक्त। आप सबको पता है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है और जो ठोस भाग होता है वह रक्त कणिका यानी ब्लड कार्पल्स कहलाता है। रक्त कैसा दिखता है आप सबको पता है। रक्त लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके अंतर्गत हीमोग्लोबिन नामक का प्रोटीन पाया जाता है जिसके केंद्र में लोह तत्व यानी आयरन तत्व पाया जाता है। यानी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका तरल भाग प्लाज्मा व ठोस भाग रक्त कणिकाएं कहलाती है। जो ब्लड की जो प्रकृति होती है यानी ब्लड का जो स्वाद होता है वह हल्का सादीय होता है। यानी इसका जो स्वाद है, इसकी प्रकृति होती है वह इसकी जो प्रकृति है वह हल्का सादीय होती है क्योंकि जो इसकी जो पीएच होती है वह लगभग 7.4 होती है। आप सबको पता है अभी 0 से 7 के मध्य एसिड यानी अम्ल होता है और 7 से 14 के मध्य बेस होता है और 7 पर क्या होता है उदासीन होता है, जिसके कारण अब ब्लड की पीएच भी 7.4 है तो 7 से ज़्यादा है तो क्या हुआ सार हुआ। जो 7 से 14 की ओर जाएंगे तो सार्यता बढ़ती जाएगी। अतः हम कह सकते हैं जो ब्लड होता है वह हल्का सादीय होता है। अब जो भ्रूणावस्था में ब्लड की उत्पत्ति कौन से जनन स्तर से होती है यानी जो इसका उद्भव है हमारे शरीर यानी जब भ्रूण बनता है तो सर्वप्रथम भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो जो ब्लड है उसका उद्भव मेसोडर्म जनन स्तर से होता है। इसके बाद आप सबको पता है एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के शरीर में यानी जो ब्लड है रक्त की जो मात्रा होती है लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। और ये भी कह सकते हैं मनुष्य के शरीर का मनुष्य के शरीर के भार का लगभग 7%, लगभग कितना 7%। जैसे किसी का भाई वजन 50 किलो है तो उसका 7% कितना हो लगभग 3.5 यानी उसका लगभग रक्त उसके शरीर में 3.5 से 4% हो सकता है। ये भी कह सकते हैं शरीर के भार का लगभग 7% या फिर एक स्वस्थ मनुष्य में कितना पाया जाता है वयस्क स्वस्थ मनुष्य में 5 लीटर रक्त पाया जाता है। अब पहले ही कहा था भाई जो रक्त का जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है प्लाज्मा। यानी ब्लड की मुख्यतः 2 प्रावस्थाएँ होती है। यानी जो भी मैंने कहा था जो ब्लड है उसकी मुख्यतः 2 प्रावस्थाएँ हो सकती है। एक तो मैं ले लूँ लिक्विड यानी तरल प्रावस्था और एक मैं ले लूँ सॉलिड यानी ठोस प्रावस्था। लिक्विड यानी तरल प्रावस्था क्या कहलाती है प्लाज्मा कहलाती है और जो ठोस प्रावस्था है वह ब्लड कार्पल्स या रक्त कणिकाएं यानी ब्लड, इनको अपन कह सकते हैं ब्लड कार्पल्स, ब्लड कार्पल्स कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। जो संपूर्ण रक्त का 55% भाग प्लाज्मा बनाता है जबकि 45% भाग रक्त कणिकाएं बनाती है। और जो रक्त का जो अध्ययन है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है उसे हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है उसे हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है और जो प्लाज्मा का जो रंग होता है वह हल्का पीला होता है। अब इसका हल्का पीला क्यों होता है क्योंकि इसके अंतर्गत 2 वर्णक पाए जाते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन।
नामक वर्णक पाए जाते हैं। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और एक कैरोटीन वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। अब अपन प्लाज्मा का रासायनिक संगठन देखें तो प्लाज्मा में भी जो 90% है वह जल पाया जाता है, यानी प्लाज्मा का जो 90% भाग है वह जल होता है और 10% भाग में कार्बनिक और सभी अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा में कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ है वो हम देख लेते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। भाई प्लाज्मा के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ थे उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रहती है प्लाज्मा प्रोटीन की। अब प्लाज्मा प्रोटीन भी कई प्रकार के हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रोटीन है एल्बुमिन, जो लगभग प्लाज्मा का 4.4% भाग बनाता है। एल्बुमिन प्रोटीन रक्त के अंदर ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर का नियमन करता है। जो रक्त के अंदर एक दाब होता है, कोलाइडी दाब, उसको बनाए रखने का काम एल्बुमिन प्रोटीन करती है। इसके बाद एक प्रोटीन और होती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, वह लगभग 2.4% संपूर्ण प्लाज्मा का लगभग 2.4% भाग बनाती है। ग्लोबिन प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा व गामा। ये तीनों ही प्रोटीन शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करती है, यानी प्रतिरक्षा का निर्माण करती है, जिसको हम आईजी इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। जैसे एंटीबॉडी आपको पता 5 प्रकार, IgA, IgG, IgE, IgD और IgM। तो इन सब का निर्माण कौन करती है? ग्लोबिन प्रोटीन करती है। इसके साथ इसमें थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है, जो रक्त का थक्का बनाती है। इसके साथ साथ रक्त में ग्लूकोज पाई जाती है, अपशिष्ट पदार्थ यूरिया व यूरिक अम्ल पाए जाते हैं, और जो प्रोटीन का विघटन होता है उसके दौरान जो एमिनो अम्ल होते वह सब इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, और बाकी अन्य कार्बनिक पदार्थ भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थों की। तो अकार्बनिक पदार्थ जो प्लाज्मा में घुले रहते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, आदि सभी अकार्बनिक पदार्थ प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जिसके कारण प्लाज्मा की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। कैसी होती है? तो प्लाज्मा की प्रकृति भी क्षारीय होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई अकार्बनिक, अपने प्लाज्मा का रासायनिक संगठन पढ़ लिया। अब प्लाज्मा के बाद दूसरा भाग आता है ब्लड कार्पस, यानी रक्त कणिकाएं। मनुष्य के शरीर यानी ब्लड की जो लगभग 45% भाग रक्त कणिकाएं बनाती है, और रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, RBC रेड ब्लड कार्पल्स, WBC वाइट ब्लड कार्पल्स, और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड कार्पसेल्स, ये भी आपने कहा था रक्त में 45% क्या पाई जाती है? ब्लड कार्पस, यानी एक निश्चित आयतन होता है, उसे हम हेमेटोक्रिट कहते हैं। यानी वॉल्यूम ऑफ ब्लड कार्पस क्या कहलाता है? रक्त में उपस्थित जितनी भी जो ब्लड कार्पस की जो आयतन होता है उसको सम्मिलित रूप से हम हेमेटोक्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोक्रिट कहते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा था भाई ब्लड कार्पस के 3 प्रकार के होते हैं। एक तो RBC रेड
ब्लड कार्पसल्स, WBC वाइट ब्लड कार्पसल्स, और एक होता है तीसरा भी ब्लड प्लेटलेट्स। यानी 3 प्रकार की रक्त कणिका होती है जो संपूर्ण रक्त का लगभग 45% भाग बनाती है। अब आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अभी? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट का मतलब होता है कोशिका, यानी लाल कोशिका। WBC को हम ल्यूकोसाइट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ल्यूकोसाइट, श्वेत कणिका है। और ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट कहते हैं क्योंकि ये रक्त निर्माण में थ्रोम्बिन प्रोटीन का स्त्रवण करती है। अब हम पढ़ते हैं भी आरबीसी के बारे में। आरबीसी रेड ब्लड कार्पस, लाल रक्त कणिका। अभी कहा था इसको हम क्या कह सकते हैं? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं। अब आरबीसी, सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई आरबीसी का जो रंग, नाम में छुपा है, कलर कैसा होता है भाई? लाल होता है। अब लाल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंतर्गत एक प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। अब हीमोग्लोबिन, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो जो एक वयस्क मनुष्य होता है यानी मेल होता है, उसके अंतर्गत लगभग 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम होती है। जबकि मैं बात करूँ फीमेल की तो 100 मिलीलीटर में उसकी मात्रा लगभग 12 ग्राम होती है। अगर कभी कभी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो शरीर में लोह तत्व की कमी आ जाती है, जिसके कारण एनीमिया बीमारी हो सकती है। अब बात करते हैं भाई सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है और सबसे छोटी। तो जो एम्फीबिया संघ है, सॉरी एम्फीबियन वर्ग, एम्फीबिया वर्ग जैसे फ्रॉग, उभयचर, जिसको हम क्या कहते हैं? उभयचर, उसमें सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। जबकि मैमल्स में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। अब बात करते हैं भाई मैमल्स में भी सबसे बड़ी किसकी पाई जाती है? तो मैमल्स में सबसे बिगेस्ट आरबीसी किसकी होती है? हाथी की होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट वो मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग में पाई जाती है। यानी सबसे, अगर स्तनधारी की बात करें तो सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में, व सबसे छोटी आरबीसी मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग में पाई जाती है। अब बात करते हैं आरबीसी के जीवन काल के बारे में। जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह लगभग 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी मृत हो जाती है। भाई मृत होने के बाद इसका विघटन कहाँ पर होगा? तो जो इसका विघटन है वह प्लीहा, जिसको हम तिल्ली कहते हैं, तिल्ली या प्लीहा, इंग्लिश में इसको स्प्लीन। तो जो 120 दिन के बाद आरबीसी क्या हो गई? मृत होने के बाद कहाँ जाएगी? जो तिल्ली या प्लीहा की जो सेल होती है इस आरबीसी का क्या कर देती है? विघटन कर देगी। जब इस आरबीसी का विघटन होगा उसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, तो हीम यानी आयरन कहाँ पर संग्रहित हो जाएगा? यकृत में। और जो ग्लोबिन है, ग्लोबुलिन
ये प्रोटीन एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल में टूट जाएगी और जो शेष भाग है आरबीसी का वह बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन नामक पित्त का निर्माण कर लेते हैं। तो कौन सा, जब आरबीसी का विघटन होगा तो जो हीमोग्लोबिन टूटेगा वह हीम यानी आयरन में, वो आयरन तो यकृत में संग्रहित हो जाता है और जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसका वो एमिनो अम्ल में टूट जाता है और शेष भाग का विघटन होता है जिससे पित्त वर्णक का निर्माण होता है। पित्त वर्णक कौन कौन से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक 2 पित्त वर्णकों का निर्माण होता है और फिर ये पित्त वर्णक पित्ताशय में जाकर संग्रहित हो जाते हैं। अब बात करते हैं संख्या की। भाई जो आरबीसी की संख्या होती है मनुष्य के शरीर में कितनी होती है, तो बात करते हैं एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो उसके शरीर में लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी होती है। जबकि महिलाएं की बात करें तो उसमें 45 से 48 लाख प्रति घन मिमी होती है। इस जो अब जैसे ये अब आप कह रहे हो 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी होती है, तो इसकी जो गणना होती है जिस उपकरण द्वारा ज्ञात की जाती है उसे हम हीमेटोसाइटोमीटर कहते हैं। यानी वह उपकरण जिसके द्वारा आरबीसी की गणना की जाती है उसे हम हीमेटोसाइटोमीटर कहते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है भाई आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। तो जो आरबीसी का जो निर्माण है वो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर होता है। जब भ्रूणावस्था होती है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत यानी लीवर व प्लीहा स्प्लीन में इसका निर्माण होता है। लेकिन वयस्क अवस्था में इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण, अब लाल अस्थि मज्जा कहाँ पर पाई जाती है? हमारे शरीर में जितनी भी जो लंबी हड्डियाँ होती है, जैसे जांघ की फीमर है, ये भुजा वाली ह्यूमरस हो गई, पसलियाँ हो गई, पसलियों को जोड़ने वाली स्टर्नम हो गई, ये ब्यूटी बोन क्लेविकल हो गई, ये सभी हड्डियाँ जो मध्य से क्या होती है, खोखली होती है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैंने एक ये हड्डी ली, जैसे मैंने कहा ये भी अपनी फीमर हड्डी है, ठीक है। इनके इन कोनों पर यहाँ पर एक सेल पाई जाती है जिसको हम हीमोपोएटिक सेल कहते हैं। जो ये हीमोपोएटिक सेल है ये आरबीसी का निर्माण करती है और आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोसिस भी कहा एरिथ्रोसिस, आरबीसी के निर्माण को एरिथ्रोसिस भी कहते हैं। यानी और निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में क्या पाई जाती है? हिपोपोएटिक सेल्स पाई जाती है जो आरबीसी का निर्माण करती है। अब इनका जो संग्रहण होता है, कभी कभी हमारे शरीर में जो आरबीसी की संख्या रक्त में अधिक हो जाती है तब इसका संग्रहण कहाँ पर किया जाता है? तो इसका संग्रहण कौन करता है? प्लीहा करता है। इसीलिए प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को। और इसका विघटन कौन करता है? अगर आरबीसी जीवन काल पूरा होगा
20 दिन बाद, तो इसका विघटन भी कौन करता है? प्लीहा करता है। इसीलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान कहा जाता है। तो भाई आरबीसी का जो कब्रिस्तान भी होता है वह प्लीहा है, और आरबीसी का ब्लड बैंक है वो भी कौन है? प्लीहा होता है।